नमस्कार। आज हमारे साथ गणेश भट्ट जी हैं। आज हम कोऑपरेटिव पे बात करेंगे कि ये कोऑपरेटिव सिस्टम है क्या। इन जनरल कोऑपरेटिव आज भी समाज में एग्जिस्ट करता है और यह जो कोऑपरेटिव सिस्टम है जो अभी वास्तव में समाज में एग्जिस्ट करता है, इसकी डिफेक्ट्स क्या हैं और प्रभुत्व में जो कोऑपरेटिव सिस्टम बताया गया है वह इससे अलग कैसे है और वह आम जनता को, एक सोसाइटी को इकोनॉमिक इमेंसिपेशन किस प्रकार देगा। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ श्री गणेश भट्ट जी हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा, अभी कोऑपरेटिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, तो पहले आप इन जनरल कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है वो दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, कोऑपरेटिव, आज तो देयर आर गुड नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स जो दुनिया भर में पॉपुलर हो गए हैं। कोऑपरेटिव को कहते हैं कोऑपरेटिव, कोऑप, कोप, यानी अलग अलग तरीके से। ये तो एक ऑटोनोमस एसोसिएशन है, यानी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मगर जब गवर्नमेंट ने शुरू किया है इसको, गवर्नमेंट का शेयर भी रहता है। वो गवर्नमेंट का शेयर रहने से क्या होता है कि वो गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल भी रहता है, मगर जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये लोग वहाँ जो कोऑपरेटिव का जो एक्टिविटी होता है, चाहे प्रोडक्शन हो, सेल हो, जो भी हो, वो लोग इसका कंट्रोल करते हैं। तो कोऑपरेटिव का डेफिनेशन कहा जाता है जनरली कि ये इट्स एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो वॉलंटरीली, यानी खुद के इच्छा से उसमें मिलते हैं ये लोग। एक ये चाहे इकोनॉमिक का हो, सोशल हो, कल्चरल, उनका जो जितने भी उनके नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये लोग करते हैं। ये तो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेमोक्रेटिक रहने का यहाँ कंपनी और कोऑपरेटिव में क्या डिफरेंस है? कंपनीज में तो शेयर होल्डिंग के एक एक शेयर के लिए एक एक वोट रहता है। अगर किसी आदमी के पास 10 शेयर है तो उसके 10 वोट हैं। यहाँ एक आदमी का एक वोट। ये तो कोऑपरेटिव का स्पेशलिटी है। चाहे अगर पैसे वाला है, थोड़ा ज़्यादा शेयर ले लिया, एक सोचिए छोटा सा विलेज कोऑपरेटिव है उदाहरण के तरीके से, जहाँ कोई हर आदमी 1,000 रुपए डालता है। तो किसी के पास पैसा है तो वो 10,000 शेयर ले लिया उसने। ये मतलब नहीं कि उसको 10 वोट होगा। 1,000 अगर मिनिमम है तो अगर 10,000 रखे या 1,00,000 भी वो शेयर ले लें, उसका वोट तो एक ही होगा। 1 पर्सन 1 वोट। ये तो आज जितने भी कोऑपरेटिव दुनिया भर में है, ये तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है। ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल तो कहाँ से डेवलप हुआ है? ये ऐसा नहीं कि वो आदमी ने कभी 100 साल पहले, 200 साल पहले इसको शुरू किया, ऐसा नहीं है। ये तो नेचर का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रकृति का जो रूल है वही तो कोऑपरेटिव है। जैसा हम देखें कहीं भी, ये दुनिया में जितने भी चीजें हैं, जितने भी एग्जिस्टेंस हैं, वो एक के दूसरे के सहारा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक जीवी जो जीते है तो दूसरा को दबा के जीता है, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तरीके से एक टाइगर, वो तो डियर को खाती है वो, मगर ऐसा नहीं कि वो डियर को पूरे के पूरा उसको खत्म कर दे, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं करेगी वो, क्योंकि वो टाइगर को जीने के लिए ये डियर तो चाहिए ही, उसको खाने की वहीं से मिलता है। तो इसलिए टाइगर क्या है, उसको जितना चाहिए उतना ही ले वो मार के खाएगी, ज्यादा नहीं खाएगी वो। इसको तो हम कोऑपरेटिव नहीं कह सकते। ये क्या है, उसका नेसेसिटी है, इसलिए ऐसा कर रही है वो। ठीक है, मान लिया। मगर आप कहीं जंगल में जाके देखिए, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं वहाँ,
इतने ऊंचे पेड़ की वो 100-200 फीट ऊंचाई तक रहते हैं। उनके नीचे क्या होता है, एक पेड़ बड़ा हो गया उसका मतलब ये नहीं कि वो वहां छोटे पेड़ रहते ही नहीं है, उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ होते हैं। और इनके सहारा लेके जो क्रीपर्स बोलते हैं, वो लता, वो इसके ये बड़े पेड़ या छोटे पेड़ के सहारे पे चलते हैं, वो उसी के सहारे जीते हैं वो क्रीपर्स। और उसके नीचे देखेंगे हम, और छोटे शरपुष्प जो कहते हैं पौधे, छोटे छोटे, वो पेड़ के नीचे उगते हैं। और उसके भी नीचे हम देखते हैं तो घास, ये क्या है, ये तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है। और जंगल में हम देखते हैं सब प्राणी रहते हैं, बहुत से जो एक को जो दूसरे खा के जीते हैं, वो भी मैंने कहा कि वो बहुत तो नहीं, सबको वो खत्म करके खाते नहीं है एक ही बार, जितना चाहिए उतने लेते हैं। मगर दूसरे जितने भी जीवियां हैं वो एक दूसरे के साथ में जीते हैं, चाहे वो एक दूसरे का सहायता करे या ना करे, मगर दूसरे का डिस्टर्ब तो नहीं करते, उनको तो हानि तो पहुंचाते नहीं है। ये सब शुरू हुआ मानव के साथ। जो मानव जब जीना चाहता है तो दूसरों को बर्बाद करके जीना चाहता था। ये शुरू हुआ उसके सेल्फिश के कारण। और पिछले 300-400 साल से जब एक कैपिटलिज्म शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, तब से ये मानव के अंदर जो तो सेल्फिशनेस था कि मैं ही जीऊं, ये ज्यादा बढ़ गया है। इस कारण सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में एक्सप्लॉइटेशन या शोषण शुरू हो गया। ये शोषण को देख के इससे बाहर आने की कोशिश से इकोनॉमिक फील्ड में शुरू हुआ कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, संस्था। तो लोग सोचना शुरू कर दिए कि हम जो एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएं। ये आगे बढ़ाने से क्या होता है कि उनका ये, जब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं सब, तो साथ में मिलके, एक दूसरे से मिलके अपना संस्था शुरू किए, ये रूल्स बनाए। ये सब शुरू हुआ 200 साल पीछे से। उसके पहले कोऑपरेशन नहीं था क्या मानव समाज में? था। अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में, जब जहां भी लोग रहते थे वो एक दूसरे के सहारे करते थे। मगर जो एक मॉडर्न ये जो सोसाइटी है, उसमें कोऑपरेटिव ऐसे मूवमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ 2-3 साल से। अभी 200-300 साल से शुरू हुआ। अभी तो कोऑपरेटिव का इंपॉर्टेंस हर एक को मालूम हो गया है। हर जगह आप देखते हैं तो दुनिया में इतने सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं कोऑपरेटिव में। इंडिया में तो अमूल है, कैम्को है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं बहुत से कोऑपरेटिव बैंक हैं, कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, मल्टी, ये जो आजकल जो मॉल बताते हैं हम लोग, वो तो बहुत से प्राइवेट हैं, मगर इनके कॉम्पीट करने के लिए बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में देयर आर कोऑपरेटिव मॉल्स जो काम कर रहे हैं। तो इसी को लेके ये सब दुनिया में जब चल रहे हैं, तो प्राउड का क्या विशेषता है इसमें? ये प्राउड भी वही बोल रही होगी ना जो लोगों को इतने साल से कर रहे हैं। ये जो डेफिनेशन हो सकता है, प्राउड का कुछ डेफिनेशन अलग हो, मगर कोऑपरेटिव का तो डेफिनेशन तो जनरल कोऑपरेटिव में इसको बोलते हैं विलिंगनेस टू कोऑपरेट। वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कोऑपरेशन करते हैं, ये जॉइंटली ओन्ड है। यही तो, ये भी एक पॉइंट है जहां प्राउड इससे अलग है। जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज तो पार्टनरशिप भी हो सकता है, मगर कोऑपरेटिव सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है। अगर ये पार्टनरशिप एंटरप्राइज के जैसा चलेगा, जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग, जरा कैपिटल
दूसरों के साथ, दूसरों के हाथ में जो कैपिटल है उनका उसको भी जोड़ के सब लोग मिलके काम करने का पार्टनरशिप है। कोऑपरेशन इज नॉट पार्टनरशिप एलोन, ये इससे बहुत ज्यादा आगे है कोऑपरेशन। फिर भी ये कोऑपरेशन के बारे में जो डेफिनेशंस हम देख सकते हैं, उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। ए वॉलंटरली एंड ओपन मेंबरशिप, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है, मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं, एक कोई भी मेंबर बन सकता है। इसका ये नहीं कि वो कोई एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव हो आज का सिस्टम में, और उसमें नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो ट्रेडर है वो आके ऐसा मेंबर नहीं बन सकता, मगर वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ कानून रहता है कि वैसा ही क्वालिफिकेशन रहता है कि ऐसा ही आदमी यहाँ का मेंबर बन सकता है। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ तो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी रहता है नाम के लिए, मगर बहुत से कंट्रीज में जैसा इंडिया में ऐसे रूल बनाए गए हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा है इसमें, कभी कभी नेसेसिटी से ज़्यादा और आवश्यकता से ज़्यादा कंट्रोल रहने से वो कोऑपरेटिव पूरे तरह से नहीं कह सकते हम, फिर भी इट इज बेटर देन प्राइवेट एंटरप्राइज। तो उसके साथ यहाँ वो एजुकेशन भी कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। देयर कैन बी कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कोऑपरेटिव्स, और उनका कम्युनिटी के तरह, कम्युनिटी के लिए यानी अपने समाज का उनका कंसर्न रहता है। ये इसमें जो कैपिटल जो डालते हैं लोग, उसको एनी नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज ओनली 1 वोट पर पर्सन। तो प्राउड का क्या डिफरेंस है? प्राउड भी कहता है कि वो प्राउड में भी कोऑपरेटिव होगा, और एक मेजर डिफरेंस है प्राउड में और दूसरे आज के जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सब कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है। प्राउड इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग ओनली कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, प्राउड वांट्स टू मेक कोऑपरेटिव एज ए सिस्टम। देखिए इसमें बहुत अंतर है। कोऑपरेशन एज ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन टेकिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी उदाहरण की तरीके से आज जो इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी को करना है, तो देयर इज नो स्पेसिफिक रूल दैट इसको कोऑपरेटिव में ही करना है। अगर एग्रीकल्चर इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोऑपरेटिव में भी कर सकते हैं आज के इसमें। और अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसा हम कहते हैं, जैसे रिटेल ट्रेडिंग कोई इंडिविजुअल कर सकता है, बड़े कंपनी भी कर सकती है, कॉर्पोरेट भी कर सकता है, और कोऑपरेटिव वाले भी कर सकते हैं। और प्राउड तो ऐसा नहीं कहता है। प्राउड एकदम स्पेसिफाई करते हैं ऐसे एक्टिविटीज जो है ये सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर में ही होगा, दूसरे लोग इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट दखल दे सकती है, ना कोई कॉर्पोरेट। हाँ बोलिए रोशन जी, कुछ पूछना चाहते हैं? आपने बताया कि जो मेजर सिस्टम जो है, जो आप बताना चाह रहे हैं, हम दर्शकों को क्लियर कर दें कि हाँ प्राउड बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ हाँ कोऑपरेटिव बेसिस पे लगेंगे। दिस इज द डिफरेंस, आई थिंक सो यू वांट टू टेल हाँ, ये अस। तो बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे ये मीडियम इंडस्ट्रीज जो है, मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, वह हाँ प्राउड कहता है कि कोऑपरेटिव सिस्टम पे लगेंगे। जबकि बिल्कुल आज जो है आप मीडियम को प्राइवेट इंटरप्राइजेज, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, कोऑपरेटिव किसी भी आधार पे चला सकते हैं। दिस इज किसी पे, द हाँ दिस इज द डिफरेंस विच यू वांट टू टेल अस। नॉट ओनली दैट, ये तो हो गया। इसके बाद जब आप पूछ ही लिए तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं। प्राउड क्लासिफाइज इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 स्तर पे। यहाँ तो 3 स्तर के ऑर्गेनाइजेशन होगी। एक हो गया इंडिविजुअल,
और दूसरा कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट। ये कैसे किस आधार पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको? इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं एक तो की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन होता है दैट इज द बेसिस, वो आधार है दूसरे इंडस्ट्री के लिए। जैसा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, फूड प्रोडक्शन हो, ये जो भी दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो आधार बनता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ये सब की इंडस्ट्रीज होते हैं। ऐसा फूड तो पूरा की इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं ले सकते हैं, मगर इंडिविजुअल का भी वहां ये रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है, बिकॉज इट्स ए फूड, इट इज रिक्वायर्ड एवरीडे बाय एवरीबडी। तो हाँ, यहाँ दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है, जैसे हाँ, कि कपड़ा बनाया जाता है तो उसमें धागा जो है, दिस इज धागा बनाने को कह सकते हैं हम की इंडस्ट्रीज। आई थिंक आप यही कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हाँ, धागा तो सभी प्रकार के कपड़े में यूज होता है। अब आप जैसे कि लोहे से बहुत सारी चीजें, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, बस, सब रेलवे सब बन रहा है, प्लेन सब बनता है, इवन की डिफेंस में भी यूज होता है। पर जो लोह खनन जो होता है, जो की है, मतलब जिसकी जरूरत सभी इंडस्ट्रीज में है, उससे जुड़े हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो दिस इज लोह खनन, लोह आयरन माइनिंग को जो है उसको हम की में बोलेंगे। आई थिंक यही कहना चाह रहे हैं ना आप? माइनिंग को हम पूरा की में नहीं लाएंगे, वो कोऑपरेटिव में भी रह सकता है, मगर और से जो लोहा बनेगी, आयरन बनेगा, दैट इज ए की इंडस्ट्री, एंड दैट पर्टिकुलर की इंडस्ट्रीज विल बी कंट्रोल्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। वेरी क्लियर। वहां ना कोऑपरेटिव रहेगा ना प्राइवेट एंटरप्राइज रहेगा। आज तो प्राइवेट वाले भी हैं, इसलिए क्यों, इसलिए प्राउड कहता है क्यों नहीं रहेंगे दूसरे लोग, क्योंकि उसमें मुनाफाखोरी या लाभखोरी जो करने जा रहे हैं लोग, उसके कारण पूरे इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए की इंडस्ट्री एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ आयरन, मगर आयरन और जो है माइनिंग, ये माइनिंग करने का क्या है, वो लोकल लोग कोऑपरेटिवली कर सकते हैं, मगर वो प्राइवेट नहीं रहेगा, वो कोऑपरेटिव रहेगा। कोऑपरेटिव जो है इट इज इन बिटवीन प्राइवेट एंड की गवर्नमेंट का। बिल्कुल जो की है वो तो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। दूसरा जो छोटा मोटा है, बिल्कुल छोटा मोटा एक्टिविटीज जो कोऑपरेटिव के लिए बहुत छोटा है, ऐसे चीज जो है जैसा पान शॉप हो, छोटा सा किराना शॉप हो, रिटेल ट्रेड, या छोटा सा होटल हो, ये सब प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। प्राइवेट वाले वहां अपने काम कर सकते हैं। हाँ, तो एक चीज मेरे मन में बहुत दिनों से आ रही थी, जैसे कि एक होता है, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मान लिया जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, वो एक अपना कुछ क्या कहते हैं उसको बना के चलते हैं, जिसमें कुछ फर्म बनाते हैं ना, फर्म बनाते हैं। सपोज एक फर्म है जिसमें 8-10 अकाउंटेंट होते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और वो फर्म बनता है। इसी तरह के जो फर्म होते हैं छोटे छोटे, क्या वो इंडिविजुअल बेसिस पे चलेंगे या कोऑपरेटिव बेसिस पे चलेंगे? देखिए, वो लोगों के लिए दोनों ऑप्शंस हैं। अगर ऐसा फर्म बनाना चाहते हैं तो वो कोऑपरेटिव बना सकते हैं। इसके बारे में जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव अलग सेशन ही लेंगे हम, उसमें ये सब आते हैं, उसमें वो अच्छा, इसको भी क्लासिफिकेशन। कोशिश प्राउड के अंदर एज ए सिस्टम, हाँ, तो प्राउड एज ए सिस्टम इसको किस प्रकार से डील करेगा? मतलब एक दर्शकों के लिए बात है। दोनों इसमें कॉपरेट, रहेगा। दे हैव अच्छा। ऑप्शन टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव, इसको सर्विस कोऑपरेटिव बोलते हैं इसको। ये सर्विस कोऑपरेटिव में उस टाइप में आएगा, ये कोऑपरेटिव बन सकता है। अच्छा, मान लिया कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो छोटा मोटा काम कर रहा है, मान लिया जाए उसने एक अपना एक ऑफिस खोला और उसमें 2-4 कर्मचारी रखे, तो उसको तो प्राइवेट इंडिविजुअल एंटिटी कर सकता है, यू कैन डू इट ठीक, इंडिविजुअली। बट ओके, ऐसे सिस्टम, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे सिस्टम, जैसा अभी मैंने कहा कि इंडस्ट्रीज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, और जो नेसेसरी आइटम्स हैं लोगों के लिए चाहिए, जैसा फूड,
दिस कैनॉट बी कॉल्ड की इंडस्ट्री। की इंडस्ट्री नहीं होता है, बट इट्स एन एसेंशियल आइटम। ये फूड है, जैसा प्रोडक्शन ऑफ धागा है, ये सब कोऑपरेटिव में भी ले सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअली नहीं। इट हैज टू कम एज ए कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। जो हमने कहा कि इंडस्ट्रीज दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, जो एकदम छोटे जो हैं वो कंट्रोल्ड बाय, और इंडिविजुअल कैन ऑपरेट दैट, वो इंडिविजुअल के लिए रखा जाएगा वो। और बीच में के जितने भी हैं इंडस्ट्रीज हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जो भी, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, आज तो इंडिविजुअली कर रहे हैं, कभी गवर्नमेंट भी कर रहा है। देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी इन प्राउड। ये सब दे आर ऑल रिजर्व फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। बिल्कुल आपको कोऑपरेटिव में भी ही करना होगा। जैसा फूड प्रोडक्शन, जब तक चेंज नहीं होगा, नया कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं होगा, तब तक लिए इंडिविजुअल कोऑपरेटिव देखता है। बट देयर कैनॉट बी individual cultivation when the cooperative system is totally implemented. It has to be taken up on a cooperative basis. ऐसा यहाँ गवर्नमेंट का कम्यून नहीं रहेगा। कम्यून सिस्टम जो फोर्सिबली आप सबको जोड़ के कर रहे हैं। कम्यून मीन्स कोऑपरेशन, और कम्यून जो वर्ड है उसमें मीनिंग में देखिए, सब मिलके करना कोऑपरेट। कम्यून क्या है, वो भी वही मीनिंग देता है कि वो साथ में करो, मिलजुल के करो। मगर कम्यून में क्या है, इट इज फोर्स्ड अपॉन, बिल्कुल वॉलंटरी है ही नहीं, आपको करना ही होगा। ये मिलके ये हम दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर, दादा नाम एक मिनट, ये दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, जो कम्यून सिस्टम है इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये किन जगहों पर पाया गया। मतलब लोगों को थोड़ा सा ब्रो नहीं भी जानने वाले बहुत सारे दर्शक हैं। और इसका एक जमाने में हम देखते हैं कि कम्यून सिस्टम के प्रति लोगों की दीवानगी थी। हाँ, दीवानगी थी, बिल्कुल। तो थोड़ा इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दीजिए कि हाँ, कम्यून सिस्टम फेल क्यों कर गया, ये भी एक विषय है। जैसे कि मान लिया जाए कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और इसके प्रति जो लोगों की एक दीवानगी थी। हम देखते हैं कि भारत में एक, उत्तर भारत में प्रेमचंद नाम के एक बहुत बड़े राइटर हैं, सोशलिस्ट राइटर थे। समथिंग ही वाज समटाइम ही वाज इंक्लाइंड इन हार्डकोर कम्युनिस्ट। तो उन्होंने एक जगह पर हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने इतनी ज्यादा बड़ाई की, मतलब अपने नोवेल में कम्युनिज्म सिस्टम की और रसिया की जैसे वहां पर की शहद की नदी और दूध की नदी बह रही है। तो देखा जाए तो एक जमाने में 1917, 20, 25, 30 में बहुत दीवानगी थी, 40 तक। तो ये बता दीजिए थोड़ा दर्शकों को। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, कम्यून सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट विल एनकरेज इट, इट विल फोर्स अपॉन पीपल। एक उदाहरण से शुरू करता हूं मैं। जैसा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, कल्टीवेशन। एक कल्टीवेशन में क्या करते हैं, वहां बड़े बड़े जितने भी छोटे या बड़े फार्म्स थे सबको मिला दिए, इंडिविजुअल ओनरशिप को पूरा खत्म कर दिए ये लोग। पूरा खत्म करके क्या किए, तुम साथ में सबको मिलके करना होगा। अपेरेंटली अरे सब मिलजुल के कर रहे हैं, मगर क्या वहां का डिफेक्ट ये था कि इट वाज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। वो जबरदस्ती करने से कोई ऐसा हाथ मिला के नहीं काम नहीं कर सकता है। वहां हुआ जबरदस्ती से, और वो जबरदस्ती से क्या होता है, जाके खड़े होना है, काम करना है। रशिया में क्या हुआ, थोड़े साल में वहां थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन को भी एलो किए ये लोग, कल्टीवेशन। और सारे रशिया में 1% से कम प्राइवेट एलो किए थे वो लोग। दे वर एबल टू प्रोड्यूस 10% ऑफ फूड प्रोडक्शन। बाकी 99 से एकदम कम आ गए उनका प्रोडक्शन। इतने कम हो गया कि दे हैड टू थिंक ऑफ रिवाइविंग दिस सिस्टम। वो इसलिए था कि वो इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटेड, यानी आप ऊपर से दबा रहे हैं लोगों को साथ में रहने के लिए। मानव का जो
एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये इट हैज टू एवॉल्व। और प्राउड जो इसमें लाना चाहती है ये कोऑपरेटिव सिस्टम, इट इज नॉट बाय फोर्स। व्हाट इट इज नीडेड इज साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। एक कम्यून जो था जब शुरू हुआ, पीपल वेर थिंकिंग इट्स सबका हो गया, ओनरशिप तो उनका था ही नहीं। देखिए प्राउड का और दूसरे कोऑपरेटिव का मेजर डिफरेंस ये है, ओनरशिप एक कोऑपरेटिव का मतलब उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो उनका रहा हो, ओनरशिप विल लाई विद देम। कम्युनिस्ट का जो था इट वाज विद द गवर्नमेंट, दे वर जस्ट लिविंग देयर, दे वर वर्किंग फ्रॉम दिस आवर टू दिस आवर। दिन में 8 घंटे हो 10 घंटे हो, आपको काम करना होगा बस, यू हैव टू वर्क देयर, यू डोंट ओन इट। कोऑपरेटिव स्पिरिट क्या है, दे आर दी ओनर्स एंड दे आर दी वर्कर्स। वर्कर और ओनर दोनों है कम्यून में, दे आर ओनली वर्कर्स, दे कैन नॉट बिकम दी ओनर्स। तो ये दिस वाज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। इसके कारण क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी दिस कम्यून सिस्टम ब्रोक डाउन, क्योंकि इट वाज टोटली अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है, कोऑपरेटिव सिस्टम ये आदमी का जो अंदर की कैरेक्टरिस्टिक है, प्लेजर, जॉय, और हर आदमी देखिए जो दुख होता है तब रोता है, जब खुशी होती है तो हंसता है। दैट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज अ कॉमन नेचर। सुख प्राप्ति करना उसका नेचर है, ही वॉन्ट्स मोर एंड मोर हैप्पीनेस। ये सब उसका नेचर को जब आप दबा देंगे बाय फोर्स ऑफ लॉ, बाय विद हेल्प ऑफ पुलिस या किसी फोर्स से, इट विल गेट सप्रेस्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, उसके बाद ये विस्फोट हो जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंड विथ ओरिजिनल थिंकिंग। क्या था कम्यून का कि इससे सब कुछ भलाई होगा। इट वाज अगेंस्ट कैपिटलिस्टिक सिस्टम, यानी जो वहां के लैंडलॉर्ड्स थे, उनके झार्स जो शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ का सिस्टम था। तब वो लोग सोचे ये सिस्टम से शोषण खत्म हो जाएगा, लोग शोषण मुक्त हो जाएंगे। मगर वो लोग जब रास्ते पे चले, इट वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ ह्यूमन साइक। आदमी तो मोर ऑफ साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, मोर ऑफ मेंटल एग्जिस्टेंस। जैसा एक प्राणी को भूख लगी तो उसके सामने डाल दो जो खाने का चीज है, वो खा लेगी वो। अगर आदमी जितना भी भूखा है, अगर आप उसके सामने ऐसा फेंकेंगे कुछ खाने की चीज उसके सामने फेंक दिया जाए, या इस तरह उसका अपमान करके फेंक दिया जाए, शायद वो 2 दिन भूखा रह के भी नहीं खाएगा, क्योंकि ही इज मोर साइकिक। ये साइकोलॉजी से कम्यून सिस्टम जुड़ा नहीं था, इट वॉज फोर्स्ड अपॉन। पुलिस आके देखते थे इतने समय तक ये काम किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो बोल दो इसको करने का है। अभी चाइना में जो अभी भी कम्यून दूसरा प्रोडक्शन इसमें है, इसलिए तो वो सस्ते में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो भी हो, चाइना में क्यों सस्ता हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो कार्मिक लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बिल्कुल बहुत नीचे है उनका, और पूरा दबाव में है वो लोग। इसके कारण उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। प्राउड तो ऐसा नहीं सोचता है, दे आर ओनर्स कम वर्कर्स। अगर ज्यादा कमाएंगे तो उनके लिए, जितना ज्यादा काम करो, जितना ज्यादा कमाओ, वो सब बांट सकते हैं अपने इसमें। वहां कम्यून में तो नहीं बांट सकते थे वो, उनको मिनिमम वेजेस जो है मिल गया, उसके बाद पूरा गवर्नमेंट का हो गया प्रॉफिट। दैट इज वाई कम्यून्स कुड नॉट सक्सीड। जैसा उस जमाने में, जैसा आप बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो स्टेट है वो स्टेट लोगों का मतलब शोषण करने लग गई, और जो स्टेट को चलाने वाले लोग थे वह जो पार्टी और सरकार में बैठ के जो नीति बनाते थे, तो वह जो संसाधन है, रिसोर्सेस थे, जो आम लोग
जो थे वो जो अर्न करते थे वो उसको अपने इंटरेस्ट में मोड़ के यूज कर रहे थे, और कम्युनिज्म को बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए, और जो नीतियां बनाई गई वो लोगों से दूर रही, जिस कारण मतलब वो साइकोलॉजिकली और भौतिक दोनों तरीके से लोगों के से दूर रही वो नीतियां, तो जिस कारण कम्युनिज्म बर्बाद हुआ। अच्छा ये बताइए आपकी, जो हमारा कोऑपरेटिव जो है, आपका प्राउड का जो कोऑपरेटिव है, वह इस साइकोलॉजिकली और एक अलग तरीके से डील करेगा। हाँ, साइकोलॉजिकली अलग तरीके से और भौतिक तरीके से जो है वह किस तरह से आम लोगों को फायदा पहुंचाता है? बिल्कुल, इसी को लेके देखिए, ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या था, आपने कैपिटलिस्ट लोगों को या जमींदार को, जिसको भी जो शोषक माना, उसके जगह गवर्नमेंट ने ले लिया। आम आदमी तो ऐसे के ऐसे रहा। प्राउड का सिस्टम क्या है? इट इज कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, नॉट सबऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड होता है जहां लोग अपने स्व इच्छा से उसमें ज्वाइन होंगे और उनका पूरा सोच जो रहेगा एक दूसरे की सहायता करने की। प्राउड लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है? इसमें प्राउड का जो है नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन को भी कोऑपरेटिव सिस्टम से कंट्रोल करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम में लाना चाहता है। जैसा एक उदाहरण देता हूं, किसी गांव में पानी बह रही है, एक छोटा सा नाला है या स्ट्रीम है नेचुरल, उसका आज क्या है, गवर्नमेंट विल डिसाइड इसको कौन करेगा। ये एक कैपिटलिस्ट आएगा या कॉर्पोरेट आएगा या वहां के लोकल एक आदमी बोलेगा मैं इसका यूटिलाइज करूंगा, ही मे पे सम टैक्स। मगर प्राउड की वहां सिस्टम में वहां एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी होगी। वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी जो है वो गांव के जो जितने भी पानी है या भूमि है उसको किसके लिए यूज किया जाए, इस बारे में कोऑपरेटिव विल डिसाइड। ये पानी उनको चाहिए कि पहले बोलेंगे, सोचेंगे कि वो उस जगह वो गांव में पीने के पानी नहीं है, तो वो लोग इसको शुद्ध करके पीने का पानी पहले पिलाएंगे। सेकंड, अगर पीने के पानी का जो जरूरत है पूरा खत्म हो गया, उतने पानी उससे ज्यादा पानी है उसमें, तो वो लोग सोचेंगे किसके लिए करें, इंडस्ट्री के लिए ले लें या खेती बाड़ी के लिए यूज करें, कृषि के लिए यूज करें। तो वो कृषि के लिए यूज करना चाहेंगे कि गांव में तो बहुत लोग खेती बाड़ी करते रहेंगे, उनके लिए तो ये चाहिए, वो पानी उसमें ले लेंगे। तो इस तरह जितने भी, जैसा नजदीक में एक फॉरेस्ट हो विलेज में, आज क्या है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और कुछ कंट्रीज में जो फॉरेस्ट जो है पूरा प्राइवेट के कंट्रोल में। फॉरेस्ट ऐसा नहीं कि इसको इसमें कुछ पेड़ है, टिम्बर है, उसको काट के उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उससे बहुत लाभ है मानवता को जो हम आंख से नहीं दे सकते, देख नहीं सकते, मगर फील कर सकते हैं। जैसा अपना टेम्परेचर कंट्रोल हो, ऑक्सीजन लेवल हो, अपना वातावरण को शुद्ध रखना हो, इसके लिए पूरा ट्रीज चाहिए, अपने को फॉरेस्ट चाहिए। तो ये सब मैनेजमेंट होगा, इट विल बी इन ए कोऑपरेटिव सेक्टर। और ये जो इससे जो लाभ मिलेगा, जितना भी फायदा होगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट कोऑपरेटिव। अब पूछिए कुछ। मैं ये कह रहा था कि आपकी बात से ऐसा लग रहा है, और आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आज तक मतलब कि अलग अलग सिस्टम से जिनको प्राइवेट या गवर्नमेंट जिनको मैनेज कर रही थी, पर कोऑपरेटिव सिस्टम में जो लोकल लोग हैं, जैसे कि ब्लॉक लेवल पे या जो कमिटी बनेगी, वो चाहे सभी प्रकार की कमिटी बनेगी, तो उसमें से जैसे नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी हुई कमिटी है, तो वो उसको एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम अडॉप्ट करके उसका मतलब कि संसाधनों को लोकल लेवल पे यूटिलाइज करेगी और लोकल लोगों को फायदा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राउड की कोऑपरेटिव है वो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसी से। हाँ, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन शुरू यही हुआ था कि भाई लोकल रिसोर्सेज को बाहर के लोग ले जा रहे थे,
तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास जलावन के, हमारे पास फ्यूल नहीं है जो लकड़ी के लिए, और हम जो है अपने आम लोग जो है, लोकल लोग उसको यूज नहीं कर रहे थे लकड़ी को, और वो एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर। तो प्राउथ में डायरेक्ट ये बात है कि वहां का अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो पहले लोकल लोगों को के फ्यूल को, वहां के जो लकड़ी है, जल है और दूसरे संसाधन हैं, पहले वो लोकल लोगों के हित में, इंटरेस्ट में यूज किए जाएंगे इन ए कोऑपरेटिव सिस्टम कि सबकी जिससे भलाई हो। इससे और क्या दूसरा, होता है, हाँ बोलिए। हाँ, इससे क्या होता है कि वो लोगों का वहां के जितने भी जरूरतें हैं ये तो लोकली फुलफिल हो जाएगा। किसी एक आदमी के हाथ में जो वहां के मुनाफा जा रहा है, वहां के जो संपत्ति जा रही है, वो सब लोगों के बीच में बांट जाएगा। तो इससे क्या होता है कि देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड विल गो अप। अब देखिए, जहां एक उदाहरण, झारखंड और बिहार में कितने प्राकृतिक संसाधन है, मगर वहां के लोग काम के लिए कितने दूर, हजारों हजारों किलोमीटर जाना पड़ता है उनको। कुछ लोग यहाँ कर्नाटका या साउथ इंडिया के कोने तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली में चले जाते हैं हजारों किलोमीटर चल के। क्यों जा रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो वहां संसाधन नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कोई एक या दो इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसा सारे ओडिशा का जो जितने भी माइंस हैं, एक दो इंडस्ट्रियलिस्ट उसको ले लिए हैं, उनको गवर्नमेंट ने दे दिया, वो लोग उसका फायदा ले रहे हैं। वहां के लोग तो गरीब के गरीब ही रह गए, उनके लिए काम भी नहीं है। अगर ये कोऑपरेटिव में होता, ये माइनिंग एक्टिविटी, और ये कोऑपरेटिव क्या करेगा कि इंडस्ट्रीज के लिए दे देगा। जैसे बीच में आपने एक उदाहरण दिया था, स्पिनिंग मिल अगर ये किए हो कपड़े बनाने का, अगर वो एक सेंट्रलाइज्ड है तो बाकी पूरा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। कपा कहीं भी किस विलेज में ग्रो करते हैं, उसको किस इलाके में उसका वो उगता है, वही कपास करेंगे वो लोग। उसका धागा कहीं कोऑपरेटिव में बनाएंगे, वो कोऑपरेटिव और धागा को लेके बड़े कोऑपरेटिव हो या की इंडस्ट्रीज जब बन जाती है, व्हेन इट इज टू बिग फॉर ए कोऑपरेटिव, वो लोकल गवर्नमेंट चलाएगी उसको। तो ये वहां ऐसा एक स्ट्रीम लाइन पे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में एक कैपिटलिस्ट आ गया, उसका पैसा लगा के ले लिया। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, जैसा फूड हो, फूड आइटम्स हो। लोग तो अभी ग्रो कर रहे हैं, कभी गवर्नमेंट खरीदती है, कभी प्राइवेट वाले खरीदते हैं, वो लेके जाके क्या कर रहे हैं, अभी कंज्यूमर को तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है। दे आर चार्जिंग, बीच के जितने भी इंटरमीडिएट जो बोलते हैं ना, वो दे आर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर यहाँ एक किसान को 20 रुपए किलो या 50 रुपए किलो मिल रहा है दाल, शायद 30 से 40-50 रुपए के ऊपर इसको मिलता ही नहीं है एक किसान को। मार्केट में कितना देके खरीदते हैं हम लोग? 100, 120। बीच में पर किलो 50 से लेकर 70 रुपए तक बीच वाले खा लेते हैं। अगर कोऑपरेटिव हो, प्रोट एक सिस्टम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एवरीथिंग विल बी ओनली इन कोऑपरेटिव सेक्टर। अलग अलग कोऑपरेटिव्स होंगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव होगा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोऑपरेटिव होगा, मगर जो भी होगा इट इज थ्रू कोऑपरेटिव सिस्टम। प्राउड का और आज का जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, उनका मेजर डिफरेंस यही है। आज तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, हो सकता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव भी आज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बट उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है इंडिविजुअल के साथ, जो टैक्स अवॉइड कर सकता है, जो होल्डिंग कर सकता है, ये सब कुछ हो सकता है कोऑपरेटिव में। दिस इज फॉर द पीपल। तो इससे प्राउड कोऑपरेटिव को ही क्यों इतना बढ़ावा दे रही है, वाई नॉट इंडिविजुअल? हो सकता है आजकल हम देखते हैं ना, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, हम देखते हैं कि इतना करोड़ रुपए दान दे दिया,
आजकल पेपर में आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े में इंडस्ट्रियल का नाम आता है और लिखे रहता है इसमें नंबर 1 दानी है। अरे ये तो नंबर 1 पिछले साल में था, ये साल इसने थोड़ा कम दे दिया इसलिए नंबर 2 हो गया। ये दानी क्या होते हैं कि वो पीपल आर नॉट बेगर्स। ये लोग पैसे लिए कहां से? ये तो शोषण करके डायरेक्टली जिनको लोगों को मिलने का था, उनका जो हिस्सा है इन्होंने अपने बुद्धि और गवर्नमेंट की ताकत यूज करके खुद ले लिए इसको। आज चाहे कृषि हो, फॉरेस्ट हो, जितना भी प्रोड्यूसर का एसेंशियल आइटम्स हो, जो उसका प्रोड्यूस करते हैं वो तो गरीब के गरीब ही है, मगर बीच में इनको जो व्यापार करने वाला है वो तो अमीर बनते जाता है। एक छोटा सा, अब देखिए कहीं भी छोटा सा उदाहरण, हर जगह ये रहता है, जो वेजिटेबल्स ग्रो करता है, जिसको आप किसान बोलिए, बहुत छोटे छोटे लोग भी उसमें, छोटे छोटे क्षेत्र में जो करते हैं लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सदियों से कर रहे होंगे, शायद बाप दादा भी वही काम किए होंगे, आज सालों से वो आदमी कर रहा होगा। वो तो कभी अमीर नहीं बना, वो गरीब के गरीब ही है। मगर बीच में जो शुरू करता है वेजिटेबल्स को बेचना, वेंडिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वो 8, 10 या 20 साल के अंदर इतना बड़ा महल बनाएगा, वो इतना रिच हो जाएगा एकदम। अब कहीं भी देखिए किसी टाउन में दो वेजिटेबल वेंडर है, वेजिटेबल का जो व्यापारी है, वो बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। जो तरकारी ग्रो करता है वो तो 1-2 पीढ़ी से कर रहा है, कर भी रहा हो तो वो गरीब ही रह जाएगा। दिस इज द सिस्टम, प्रेजेंट सिस्टम। इसको तोड़ के अगर ये सामाजिक संपत्ति को हर आदमी को ड्यू शेयर, एक कम्युनिटी का इक्वल शेयर नहीं है। प्रोट कभी इक्वल शेयर के बाद में बात नहीं करती है, इट्स ए रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन। वो संपत्ति रैशनली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके लिए कोऑपरेटिव सिस्टम इज द ओनली वे आउट। तो प्रोट, हाँ, जैसा आप हमको लग रहा है कहना ये चाह रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम है कोऑपरेटिव, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, तो एज ए फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो भी कोऑपरेटिव बेस पे की जाएगी। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी दूसरी एक्टिविटी है जो लोगों तक सामान पहुंचेगा, जैसे कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, दीज ऑल एक्टिविटी जो है वो सब कोऑपरेटिव बेस पे की जाएगी, जिससे कि जो होर्डिंग की समस्या है और जो बहुत किसानों को बहुत कम मूल्य मिलता है और बिचौलिए जो है बहुत बड़ा जो है हिस्सा खा लेते हैं, उससे बचा जाएगा और समाज में एक मतलब कि रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसानों को उसके मूल्य का उचित दाम मिलेगा। और इवन की जो कंज्यूमर है, क्योंकि वो भी कंज्यूमर भी जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव से सामान खरीदेगा तो उसको भी एक रैशनल मूल्य पे ही पैसा पे ही सामान मिल जाएगा। तो जिससे जो बीच का जो पैसा है वह जो है बच जाएगा, मतलब जो है महंगाई से एक आमजन भी बचेगा और किसान जो है वो भी प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि एज ए सिस्टम, जब ये सिस्टम वेरी क्लियर अबाउट इट। प्रोट में ऐसा कमोडिटीज को 3 तरह से ये करते हैं, जैसा एसेंशियल कमोडिटीज, जैसा राइस हो, पल्स हो, यानी जो अपने फूड आइटम और क्लोथिंग वगैरह, ये तो एसेंशियल कमोडिटीज में आ जाते हैं। दूसरा है डेमी एसेंशियल कमोडिटी, जैसा तेल, सोप वगैरह। और तीसरा जो है दैट इज लग्जरी गुड्स, एयर कंडीशनर वगैरह आप चाहे तो रख सकते हैं और ना चाहे तो भी अपना जिंदगी चलेगा, अगर वो नहीं रहने से चल सकते तो लग्जरी गुड्स। प्रोट इज वेरी क्लियर, ये एसेंशियल कमोडिटी जो है दे विल बी स्ट्रिक्टली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, procurement, it will be strictly through cooperatives.
इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो ये विल कम टू प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, कोई उसमें दखलबाजी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल कोऑपरेटिव एसेंशियल कमोडिटीज। और उसके बाद जो सेमी एसेंशियल्स हैं, उसमें अगर बहुत छोटे तरीके से हो रहा है तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, बट जहां तक हो सके वहां भी कोऑपरेटिव ही रहे। जैसा तेल का प्रोडक्शन हो, तेल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट्स ए डेमी एसेंशियल। और जो लग्जरी गुड्स वो तो अगर आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर को दे, यानी प्राइवेट सेक्टर वाले को वहां आना मना नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आज जो क्लासिफाई किया कि ये एसेंशियल कमोडिटी है, ये हमेशा के लिए नहीं। ये क्लासिफिकेशन जो है आज का है। आज ने आप जो एग्जांपल दे दी, हो सकता है एक 50 साल 25 साल का, आज जो हम लग्जरी आइटम समझते हैं वो शायद डेमी एसेंशियल में आ जाएगा। और जो हम डेमी एसेंशियल यानी एकदम उतना बेसिक का आवश्यकता नहीं है, वो चल भी सकता है, वो चीजें एसेंशियल हो सकते हैं। जैसा घी, आप क्या कहेंगे घी को? घी अपने लिए बिल्कुल एसेंशियल होना चाहिए था, मगर आपको एसेंशियल के लिस्ट में नहीं है वो, क्योंकि उसका तो हर आदमी भाई नहीं कर सकता। हो सकता है उसको हम आज के लिए उसको एसेंशियल डेमी एसेंशियल में रखें उसको। 10 साल बाद जब परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा लोगों की, इसको तो एसेंशियल में लाना ही है। तो इससे बदलाव तो होता रहेगा। आज जो एसी कहते हैं हम लोग, इसको लग्जरी गुड्स है, गीजर जो है इसको लग्जरी आइटम कहते हैं। हो सकता है 10 साल बाद या 15 साल बाद जब ये इतना पर्यावरण में इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, हो सकता है 10-15 साल बाद ये डेमी एसेंशियल में आ जाए। और अभी 50 साल बाद maybe there will be a difference, then this classification will differ. Magar the principle that essential commodities will be produced, will be distributed, will be procured through cooperative will remain. आगे के लिए भी ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल रहेगा, ये प्रिंसिपल बदलेगा नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स आगे पीछे हो सकता है। ये कोऑपरेटिव के ऊपर इतना क्यों बढ़ावा दे रहा है? इसमें हमको सोचना पड़ेगा कि समाज का डेफिनेशन है, समानम एजति इति समाज, साथ में चलने का। समाज का मतलब ही वही है। मानव ऐसा नहीं कि वो कहीं एक आदमी रह गया वो अपना तरीके से जी रहा है, नहीं हो सकता है। एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होना ही पड़ता है, निर्भर होना ही पड़ता है। तो इस चीज में जब हम मिलके आगे चलते हैं, सबको तो साथ में चलना ही होगा, सबका लक्ष्य एक ही है कि हम विकास के रास्ते पर चले, चाहे वो विकास इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, फिजिकल में हो, इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, सोशल क्षेत्र में हो, साइकिक क्षेत्र में हो और आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में हम साथ में मिलके चलना है। इसके लिए क्या है, नेचर का यानी प्रकृति का जो मूल तत्व है, ये तो सहकारिता, कोऑपरेशन की बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर को लेके समाज को बढ़ना है। जब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे समाज आगे बढ़ना चले तो जो इकोनॉमिक स्टेट जो आज है, इसका जितना प्रोग्रेस होगा, इस अनइमेजिनेबल फॉर द प्रेजेंट डे,
प्रेजेंट डे आम आदमी जो है वो सोच नहीं सकता कि मैं कितना अच्छी तरीके से जी सकता हूँ। wants to give this economic शक्ति है और उसका परचेसिंग कैपेसिटी है, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए कोऑपरेटिव सिस्टम इज द ओनली वे, बिकॉज यहाँ पर जितने भी प्रॉस्पेरिटी है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द पीपल। चाहे प्राकृतिक संसाधन को आप यूज कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज कर रहे हैं, उसमें जो लगे हुए हैं लोग, सब लोग उसका मुनाफा का बंटवारा उनके बीच में हुआ। तो दो चीजें हुई, एक तो हो गया इनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ गया, दूसरा जो है अपना प्राकृतिक संसाधन अच्छी तरीके से इन ए सस्टेनेबल वे यूज हो सकता है। देखिए अपना फॉरेस्ट माइंस हो या जितने भी प्राकृतिक पानी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, लोगों को उसके साथ जुड़ाव ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो मेरा नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का है, तो अपनापन लगता ही नहीं उससे, तो इसके पेड़ काटने में उनको कोई हिचकिचाहट, अरे ये तो पेड़ काट डालो, या कोई दूसरा आदमी उसको पेड़ को काट के वो टिम्बर लेके जा रहा है, ये सोचता है अरे मेरा तो नहीं गया ना, ये तो किसी अवस्था है, गवर्नमेंट का है, मुझे इसको क्या लेना दे, जाने दो। उसको कोई लगाव ही नहीं है उससे, कोई लाभखोरी कर रहा है। या अब देखिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है गवर्नमेंट इंटरफियर किया है और गवर्नमेंट कर रहे हैं, अपने गोडाउन्स में इतने फूड आइटम चढ़ रहे हैं वहाँ, पूरे पूरे पैडी हो गेहूं हो सब कुछ सड़ रहा है वहाँ, कोई उसके बारे में आम आदमी सोचता नहीं, अरे तो गवर्नमेंट का हो रहा है, मेरा क्या है इसमें, उसको तो उससे लगा भी नहीं है। कोऑपरेटिव होगा, थिंक, अरे ये तो मेरा है, इसमें लॉस हो जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, उसको मजबूरन उसके बारे में केयर लेना, वो जरूर लेगा भी। Sprout wants to do the entire economic activity in the cooperative sector. जो cooperative institutions, they are an example of a cooperative spirit. Cooperation क्या है? This is लोग प्रणीता कहते हैं expression of the most beautiful ideal human being. उनका अंदर का जितने भी सुंदर भावनाएं हैं, उसको जब होता है वो चाहता है आंदोलन के रूप में आता है, सहकारिता के रूप में निकल सकता है। आज का जो लेबर प्रॉब्लम है, अभी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट है ऑलरेडी डिक्लेयर इट एज, कोई भी चाहे तो उसको डिक्लेयर कर सकता है, कभी भी उसको लॉकआउट। ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। अगर ये कोऑपरेटिव तो ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने जितने भी वर्कर्स हैं या अपने फैमिली मेंबर हैं, वो इंडस्ट्री सबका है। गलती कर दिया, आप लॉकअप कर दिए पूरा इंडस्ट्री और सबको बाहर फेंक दिए, उनको काम से निकाल दिए, ये तो नहीं हो सकेगा। और जो आगे का सिस्टम जब कोऑपरेटिव होगा, यदि एम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब पूरे घर में अगर एक कि वो दूसरे लोग खाली बैठे रहेंगे, अब छोटा मोटा काम तो करते रहेंगे ना, जितना हो सके उतना करेंगे एज पर देयर कैपेसिटी, एंड वी विल शेयर अवर वर्क ऑल्सो एमंग अवर, काम का भी शेयर करेंगे। कष्ट में हो, दुख में हो या खुशी में हो, वो तो शेयर होता है, हम बांट लेते हैं एक फैमिली। यही फैमिली की भावना है, इसको थोड़ा हम आगे लेके जाए तो बन जाएगा। Sprout cooperative.
तो आगे हम सोचते हैं, आगे के जो डिस्कशन होगी हमारा अपने, उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हो सकता है फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि हम एक सिस्टम हजारों साल से एक सिस्टम में है। ये सिस्टम को बदलना ऐसा नहीं कि एक दिन में हम बदल सकते हैं। उसके लिए क्या कैसे करना है और कैसे ये करना चाहते हैं, एंड what are the ways to do it. It should be scientific, it should be psychological, it should be rational. कौन सा कोऑपरेटिव टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं, तो एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव कैसे आएगा, एग्रीकल्चर में आ गया तो इंडस्ट्री वगैरह आना, और उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि कोऑपरेटिव क्यों, देन what should be our demand, cooperative as a system जैसे लागू करें, तो हम बातें करेंगे, हम चर्चा करेंगे आगे की चर्चा गोष्ठी में। हो सकता है आज कल या कभी भी हम इस पर आगे बढ़ते जाएं। ये तो धन्यवाद हो गया दादा को, इन्होंने इतना अच्छी तरीके से समझाया, और बचे हुए जो है सेशंस को हम आगे करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स के ऊपर चर्चा होगी और इसकी आवश्यकता ही क्यों है और दूसरा कोई विकल्प क्यों नहीं है, तो इस विषय पे भी बात की जाएगी। धन्यवाद दादा।